Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is the right in the constitution and this is the ninth part. इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने एक के बाद एक सारे फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किए और हम लोगों ने अभी तक 5 फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर लिया है और ये 6th फंडामेंटल राइट है जिसको कहते हैं राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आइए इसको भी समझते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ वेरी इंप्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 14 से लेकर 32 तक दिए गए हैं उनमें एक बहुत ही इंप्रेसिव ढंग से इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड किया गया है इंडियन सिटीजन्स को। There has to be a way through which they could be realized and practiced and defended against any attack on these rights. अगर किसी भी प्रकार का कोई अटैक होता है इन राइट्स पर या इन राइट्स को किसी भी प्रकार से वायलेट किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को कुछ राइट्स दिए हैं टू डिफेंड आवर फंडामेंटल राइट्स। यानी कि जो 5 अभी तक हम लोगों ने राइट्स पढ़े हैं उन राइट्स में से किसी भी एक राइट का या किसी भी तरह से इन राइट्स में से किसी भी राइट का वायलेशन हो रहा है तो हमारे पास क्या उपचार है, व्हाट आर द रेमेडीज वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसके लिए रेमेडीज हैं, यू कैन सेव और रीस्टोर योर फंडामेंटल राइट। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द मीन्स थ्रू विच दिस इज टू बी अचीव। और यही वो एक साधन है, क्या मीन्स है टू अचीव द गोल ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द राइट्स विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियन सिटीजन्स। अगर उनका वायलेशन होता है किसी भी तरह से तो वी कैन हैव द रेमेडीज इन राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में इस चीज़ की बात कही गई है कि कैसे हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने राइट्स को। डॉक्टर अंबेडकर कंसीडर द राइट to constitution remedies as heart and soul of the constitution। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का चेयरपर्सन बनाया गया था उन्होंने इसके बारे में कहा है, यानी कि राइट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के बारे में कहा है कि दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हृदय और आत्मा दोनों है इस कॉन्स्टिट्यूशन की। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है उसकी आत्मा और उसका हृदय कहें तो इसी एक राइट पे सारा कुछ निर्भर करता है। तो क्या है ये राइट, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस राइट गिव्स अ सिटीजन द राइट टू अप्रोच अ हाई कोर्ट। ये आर्टिकल जो है, ये राइट जो है, दिस राइट गिव्स सिटीजन्स द राइट टू अप्रोच। ये राइट देता है सिटीजन्स को जब उनका कोई राइट वायलेट होता है तो उनको ये अधिकार देता है, ये फंडामेंटल राइट, कि दे कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट, कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। इन आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 में ये प्रावधान दिया हुआ है कि इफ़ समवन इज वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट्स देन यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट इन आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 में दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं टू गेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर इन द केस ऑफ देयर वायलेशन। अगर आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो यू कैन गो टू हाई कोर्ट और टू सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट इन आर्टिकल 226 एंड टू सुप्रीम कोर्ट इन आर्टिकल 32। तो आपको ये रेमेडी है कि आप जा सकते हैं कोर्ट से और कोर्ट के पास जाकर गुहार लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट इज वायलेटिंग माई राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, और somebody else is violating my fundamental rights। तो वहाँ पर उनको उसका समाधान कोर्ट के द्वारा किया जाएगा और उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर किया जाएगा। कोर्ट कैन डायरेक्ट गवर्नमेंट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट। जो कोर्ट होगी चाहे वो हाई कोर्ट हो सकती है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, जो भी उस व्यक्ति के लिए नज़दीक होगा वो वहाँ अप्रोच कर सकता है। अगर वो हाई कोर्ट के नज़दीक रहता है तो हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक रहता है तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। यानी कि जहाँ उसको सुविधा हो वहाँ वो हाई कोर्ट के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने जा कर के वो अप्रोच कर सकता है
फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जिसका वायलेशन हुआ है। और ऐसी स्थिति में कोर्ट कैन डायरेक्ट गवर्नमेंट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट। और ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति पहुंचता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो कोर्ट जो है वो अपना डायरेक्शन दे सकती है गवर्नमेंट को टू रिस्टोर द फंडामेंटल राइट ऑफ दैट पर्सन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो 5 पहले हम लोगों ने पढ़ा राइट्स को, इन राइट्स में से कोई भी अगर राइट किसी के द्वारा, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा वायलेट की जा रही है, तो देयर इज अ रेमेडी गिवन इन आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द पर्सन कैन गो टू हाई कोर्ट इन आर्टिकल 226 और he can approach Supreme Court in Article 32 for the restoration of his rights। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो किसी भी तरह से अगर उसका वायलेट हो रहा है तो वो इन कोर्ट के पास जा सकता है और गुहार लगा सकता है। तो वो जब जाता है कोर्ट के पास तो वो अपनी बात को रीट्स के जरिए प्रेजेंट करता है। तो आइए समझते हैं कि ये रीट्स क्या होती हैं। तो बच्चों, कोर्ट जो है वो इन वेरियस ऑर्डर्स को रीट्स के रूप में जारी कर सकती है। द कोर्ट कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रीट्स। इनको रीट्स के रूप में जाना जाता है। वैसे तो ये 5 होते हैं नंबर्स में, बट यहाँ पर मैंने 3 दिया है। ये 3 जो है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है या उनके ऊपर ये चीज़ें लागू होती हैं, ये रीट्स। तो आइए पहले इनको समझ लेते हैं, फिर 2 जो हैं उनको भी समझेंगे। हार्बस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी। हार्बस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में रिट दाखिल हुई है, रिट में जिस बात व्यक्ति की चर्चा हो रही है, उसे पुलिस ने अरेस्ट करके रखा हुआ है। तो कोर्ट ये आदेश देती है कि उसको बॉडी के साथ, यानी उस आदमी को लाइव कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। टू हैव द बॉडी, ए राइट ऑफ हार्बस कॉर्पस मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट, यानी कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को लाइव प्रेजेंट किया जाए। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू बी सेट फ्री द अरेस्टेड पर्सन इफ द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। अगर उसको जिन आधारों पे, ग्राउंड्स पे किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो लॉफुल नहीं है, तो भी कोर्ट आदेश कर सकती है हार्बस कॉर्पस का कि वो उस व्यक्ति को जो है, पुलिस स्टेशन जो है उस व्यक्ति को वहाँ से रिहा करे। तो ये 2 परिस्थितियों में लगती है। एक तो उस व्यक्ति को डायरेक्ट कोर्ट में तलब किया जाता है कि उसको लाइव लेकर के आओ उस व्यक्ति को, तो पुलिस उसको लाइव लेकर के जाती है। और दूसरी कि अगर उसके ग्राउंड्स प्रॉपर नहीं है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसके ग्राउंड्स प्रॉपर नहीं है, तो कोर्ट ये आदेश दे सकती है कि उसको पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया जाए। ये जो हार्बस कॉर्पस है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन पे नहीं लगता है, यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। पुलिस को ये अधिकार प्राप्त है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकती है जो देश के खिलाफ किसी षड्यंत्र में, उसको इंटेलिजेंस से मालूम पड़े कि ये व्यक्ति जो है किसी तरह से देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र में शामिल है, तो उसको वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में उठा सकती है और उसको 3 महीने तक बिना किसी न्यायालय में प्रस्तुत किए उसको डिटेंट करके पुलिस रख सकती है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन पे, अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे अरेस्ट किया हुआ है तो उस पर हार्बस कॉर्पस लागू नहीं होता है। ये ऐसे व्यक्तियों पे लागू होता है जो सिंपल जो क्राइम्स हैं उनके तहत आते हों, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के दायरे में ना आते हों। और ये कह के कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में इसको अरेस्ट किया गया है, ऐसा पुलिस ना कह सकती हो, तो उस पर ये हार्बस कॉर्पस लागू होगा। दूसरा जो है वो है मैंडमस। ये सारे लैटिन वर्ड हैं इसलिए थोड़ा सा कठिन समझ में नहीं आते, प्रोनाउंस सही नहीं होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो कोर्ट है वो कहती है
कि वी कमांड, यानी कि मेरा ये आदेश है। दिस writ is issued when the court find that particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the rights of an individual। अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई व्यक्ति जो एक पद पे है, एक पोस्ट को होल्ड करता है, अगर वो व्यक्ति सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है या अपने वर्क को सही ढंग से वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो और उसके कारण किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तब ये मैंडमस जो है वो जारी करती है कोर्ट रिट के रूप में, और उस व्यक्ति पर ये जारी होता है। ये प्रेसिडेंट या गवर्नर जैसे ये लागू नहीं होता है। थर्ड वन इज क्यू वारंटो। If the court finds that a person is holding office but is not entitled to hold that office, अगर कोर्ट को ये लगता है कि एक व्यक्ति जो किसी पोस्ट को होल्ड करके बैठा हुआ है, he is not able to hold that post या he is not entitled to hold that post, तो ऐसी स्थिति में it issue a writ of quo warranto and restrict that person from acting as an office holder, और उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि वो उस ऑफिस के कार्य को नहीं कर सकता है। ये आदेश हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट के रूप में, क्यू वारंटो के रूप में वो जारी कर सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक पोस्ट को होल्ड कर रहा है लेकिन वो उस पोस्ट को होल्ड करने के इंटाइटल्ड नहीं है, वो फॉल्सली उस पोस्ट को होल्ड करके बैठा हुआ है, तो फिर उस व्यक्ति को वहाँ से हटाने का आदेश जारी कर सकती है कोर्ट क्यू वारंटो में। यानी कि बहुत सारे कभी कभी ऐसे जॉब्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब, जिनमें फॉल्स व्यक्ति को काम पे लगा दिया जाता है और असली व्यक्ति जिसको 60,000 80,000 पेमेंट मिल रहा है, वो 10,000 में किसी से अपना सारा काम करवा रहा है और अपने आराम से बैठा हुआ है, तो द पर्सन हु इज़ होल्डिंग द पोस्ट इज़ नॉट इंटाइटल्ड। तो ऐसी स्थिति में क्यू वारंटो जारी कर सकती है कोर्ट अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आता है। तो ये तीन जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे लागू होते हैं। ये तीनों रिट्स जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे लागू होते हैं, और दो जो हैं वो कोर्ट्स पे लागू होते हैं। कोर्ट्स अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कुछ ऑर्डर करती है, जिसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। आइए बच्चों, दो और रिट्स के बारे में जानते हैं। इसमें से पहला है प्रोहिबिटेशन। दिस रिट इज इशूड बाय हायर कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। अगर कोई भी व्यक्ति किसी न्यायालय में जाता है जो निचली अदालत से ऊपर की अदालत है, यानी हायर कोर्ट है, उसमें जाता है और ये कहता है कि साहब मेरा जो मुकदमा चल रहा है वो जो केस है वो इनके जुरिडिक्शन में नहीं आता है, यानी कि इनके न्याय क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। इन केस को, ऐसे केस को निचली अदालत नहीं देख सकती है। ये हमारा जुडिशियल राइट है कि वो केस जो है निचली अदालत में नहीं चलकर ऊपर की अदालत में चलनी चाहिए, या निचली अदालत को उसको देखने का कोई न्यायिक आधार नहीं है। यानी कि दिस रिट इज इशूड बाय हायर कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। अगर लोअर कोर्ट जो है वो किसी ऐसे मुकदमे को देख रही है जो उसके न्याय क्षेत्र से बाहर है, तो उसका जो ऊपर का कोर्ट होगा वो उस पे रोक लगा सकता है। तो इसका मतलब ही होता है, प्रोहिबिटेशन का मतलब ही होता है कि रोक लगाना, यानी स्टे कर देना। उसको स्टे कर सकता है, सुनवाई को रोक सकता है और उसको अपने पास मंगवा सकता है। सिट्यूरी। Under this writ, the court orders a lower court or other authority to transfer the matter pending before it to higher authority or court. अब जैसे कि मैंने प्रोहिबिटेशन बताया कि उस पे स्टे लगा सकता है, यानी कि जो लोअर कोर्ट है उसको ये ऑर्डर दे सकता है कि आप अब इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे या आप इस मुकदमे को नहीं देख सकते हैं। ये रोक लग गई। उसके बाद ये जो सिट्यूरी है इसमें वो ये भी ऑर्डर कर सकती है कि जो जिस पे स्टे लगा है कोर्ट में,
कोर्ट ने जिस पे स्टे लगाया उस मुकदमे को किसी हायर अथॉरिटी के सामने भेज दिया जाए, यानी उस केस को कहीं और हायर अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो रोक लगा देता है मुकदमा पर कि ये आपके जुरिडिक्शन में है ही नहीं, ऊपर का कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को कहता है कि ये आपके जुरिडिक्शन में नहीं है, यानी आपके न्याय अधिकार के क्षेत्र में से बाहर की चीज़ है, इसलिए आप इसको नहीं देख सकते हैं, उस पर स्टे लगा देती है। और दूसरी चीज़, सेट्यूरी में वो उस केस को किसी हायर अथॉरिटी को ट्रांसफ़र भी कर सकती है। तो ये दो जो रिट्स हैं ये कोर्ट के संदर्भ में होते हैं, और इससे पहले के जो 3 मैंने बताए वो जो है वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट रिट जारी होता है। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 रिट्स के बारे में आज अध्ययन किया, और अब आगे भी देखते हैं कि कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी मैनी अदर मैकेनिज्म हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट। बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म किए गए हैं। दे हेल्प पीपल टू रीस्टोर देयर फंडामेंटल राइट्स। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ इसमें से एक है, जो माइनॉरिटीज़ की बात को रेज करती है। वहाँ माइनॉरिटीज़ के कहीं भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो फिर उन इश्यूज़ को ये राइज करती है नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़। द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की कोई इशू है फंडामेंटल राइट्स से संबंधित, तो उसको ये ऑर्गेनाइजेशन जो है द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट वो उन इश्यूज़ को रेज करती है। द नेशनल कमीशन ऑन वीमेन, ये वीमेंस की बात को रेज करती है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो किसी भी अन्य लोग जो आ गए जिनको ये टच नहीं करते हैं ये कमीशंस, उनके लिए ह्यूमन राइट सबके लिए है, कोई भी आ सकता है उसके अंदर। तो कहीं भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ये देखती है कि कहीं पर किसी सिटीज़न का जो है फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो उन इश्यूज़ को उठाती है। दिस इंस्टीट्यूशन कैन नॉट गिव द जुडिशियल रेमेडीज़, ये जुडिशियल रेमेडीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं, ये केवल उन इश्यूज़ को हाईलाइट कर देती हैं, उन इश्यूज़ को वहाँ तक पहुँचाने में मदद कर सकती हैं जहाँ इनको जुडिशियल रेमेडीज़ मिल पाए। बट रेज द इशू ऑफ फंडामेंटल राइट वायलेशन, और जहाँ पर भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है उन इश्यूज़ को रेज करती हैं, उनको हाईलाइट करती हैं और वहाँ तक पहुँचाने का काम करती हैं, यानी कोर्ट तक पहुँचाने का काम करती हैं जहाँ उनको उनके राइट्स को रिस्टोर कर दिया जाए। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको सारे रीड्स समझ में आए होंगे और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ क्या है, इसको क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।